अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है रियल एनालिसिस का। इसके अंदर हम लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे और लिमिट पॉइंट और लिमिट के अंदर डिफरेंस क्या होता है इसको हम देखेंगे। बोल्जानो-रिस्ट्रेस थ्योरम की स्टेटमेंट इसके अंदर डिस्कस करेंगे और सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं इनको हम ये टॉपिक्स हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। इससे पहले हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसके अंदर हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पढ़ी थी। मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने ये बात की थी कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा अगर वो उसकी जो टर्म्स हैं ये एल को अप्रोच करे एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसी को हमने फॉर्मल डेफिनेशन की फॉर्म में इस तरह से राइट किया था कि ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम। जी, ये डेफिनेशन लिमिट की डेफिनेशन थी। ये जो एल है ये लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहलाती थी। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट पॉइंट्स। तो पहले हम लिमिट पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका और लिमिट का आपस में डिफरेंस क्या है। अ पॉइंट ए इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। कोई पॉइंट ए आपने चूज किया, इसको हम इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ जी, मैं ये बात कर रहा था कि कोई भी सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के अंदर कोई पॉइंट ए आपने चूज किया तो ये पॉइंट इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए, वो जो पॉइंट ए है उसका कोई भी नेबरहुड है, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। मतलब ये है कि सपोज कोई भी आपके पास एक सीक्वेंस था ए एन, रियल लाइन के ऊपर मैं एक नंबर चूज करता हूं ए। इस ए को हम कहेंगे कि ये जो ए है ये इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। अगर इस ए का कोई भी हम नेबरहुड ले लेते हैं तो ये जो नेबरहुड है इसके अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इस नेबरहुड के अंदर अगर आ जाती हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये ए जो है उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स a is said to be limit point of the sequence an if for a given positive number epsilon however small we have an minus a less than epsilon for infinitely many values of n। अच्छा, ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है अब हम दोनों डेफिनेशंस को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। जी, सबसे पहले तो देखें ये यहाँ पर ये जो कंडीशन थी फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम, तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि देखें
जैसे लिमिट को मैंने उस दिन समझाया, सीक्वेंस की जो लिमिट होती है, इसमें मिसाल के तौर पर हमने सीक्वेंस की जो ग्राफ है, जो उसकी टर्म्स हैं, वो हमने ग्राफ इस तरह से बनाया तो वो इस तरीके का एक ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन, ये सपोज कर लेते हैं कि एल है, ठीक है। अब आप देखें कि इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से ये जा रही है लाइन। अब इस लाइन से यहां से लेकर ऊपर तक ये सारी की सारी टर्म्स जो है इस नेबरहुड के अंदर आ गई हैं। अब ये इस नेबरहुड के अंदर आना कहां से स्टार्ट हुई है? इस वैल्यू से। इससे पहले जो थी ये वाली सारी टर्म्स, ये वाला पोर्शन, ये सारे का सारा इस लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा बल्कि इससे दूर है। तो हमने m की ये वाली वैल्यू चूज कर ली, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे am। मतलब इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी जो है इस नेबरहुड के अंदर आ जाएंगी। लिमिट का मतलब ये है कि एक खास रकम के बाद, एक खास टर्म के बाद आने वाली बाकी तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं वो एक नेबरहुड को बिलोंग करती हैं। जबकि लिमिट पॉइंट के अंदर ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर हमने ये बात की है कि इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं जो उस नेबरहुड के अंदर बिलोंग करती हैं। अब इसका मेन जो डिफरेंस है वो देखें। सपोज सीक्वेंस की जो रकमें हैं वो आपके पास है A1, A2, A3, A4 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएं आप। अब देखें, हो सकता है कि इस लिमिट के मुताबिक, तो अगर आप सपोज कर लें कि A4 आपने चूज कर लिया, अब A4 के बाद जितनी भी रकमें आएंगी वो सारी की सारी अगर नेबरहुड में बिलोंग करती हैं तो फिर L को कहेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है। ठीक हो गया। अब उसमें A1, A2, A3 ये नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स जो हैं ये उस नेबरहुड में नहीं है, इसके बाद आने वाली तमाम रकमें उसमें मौजूद है। लेकिन अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी A2 उसके अंदर है, A4 नेबरहुड के अंदर है, A6 उसके अंदर है, मतलब इवन नंबर वाली जितनी टर्म्स हैं वो सारी उस नेबरहुड के अंदर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो फाइनाइटली मैनी टर्म्स जो है वो उस नेबरहुड में नहीं है और इनफाइनाइटली मैनी उसके बाद आने वाली सारी उसके अंदर। बस यही एक खास फर्क है कि इसके अंदर कुछ रकमें जो है इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स उस नेबरहुड से बाहर भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट मैनी टर्म्स तो लाजमी तौर पर अंदर होंगी, फिर वो लिमिट पॉइंट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं सीक्वेंस ले लेता हूं। सीक्वेंस आपके पास है an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n। अब इसकी अगर आप लिमिट निकालते हैं तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है तो वो +1 और -1 दो नंबर्स दे रहा होता है, लिमिट यूनिक नहीं होती, तो हम कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर हम इसको ग्राफिकल तरीके से थोड़ा सा देखें तो इसकी टर्म्स तो ये बनती है -1, +1, फिर -1, फिर +1 अप टू सो ऑन, ऐसे बनता है। अब ग्राफ की मदद से अगर आप इसको देख लें तो ग्राफ की मदद से आप देखें तो इसमें आपके पास सपोज कर ले कि ये 1 है और ये हमारे पास -1 है। अब जब मैं n की वैल्यू 1 लूंगा, n में कितना चूज करता हूं, मुझे 1 मिल जाएगा, सॉरी -1 मिलेगा। अगर मैं सेकंड टर्म लेता हूं, A2 की बात करता हूं तो फिर मुझे +1 मिलेगा। A3 की बात करते हैं हम तो हमें -1 मिलेगा। तो अब आप देखें +1, -1, +1, -1, ठीक है। तो अब आप अगर ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर हमें मिल जाए, उस नंबर के बाद आने वाली तमाम टर्म्स जो है वो एक नेबरहुड के अंदर आ जाए, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। ये बात
मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच नहीं कर रही। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये A100 की बात करते हैं, 100वीं रकम वो पॉजिटिव 1 है। अब अगर आप लाइन ऊपर वाली चूज करते हैं तो अब इसके बाद जो नीचे वाली टर्म्स आएंगी वो उस लाइन को नहीं अप्रोच करेंगी। अगर आप लाइन जो है वो नेगेटिव चूज करते हैं, -1, तो ऊपर वाली उस लाइन को अप्रोच नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात तो होगी तय लिमिट के लिए जी। अब अगर आप मिसाल के तौर पे रियल लाइन की मदद से आप ये कहते हैं जी ये आपके पास है बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज करते हुए ये हमारे पास 1 है और इसको हम -1 तस्वुर कर रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिए अगर 1 को चेक करते हैं आप, तो इस नेबरहुड के अंदर आपको इवन नंबर वाली सारी टर्म्स इस नेबरहुड में बिलोंग कर जाएंगी। अब इवन नंबर वाली कौन है? 1 है, 1 1 1 1। तो इसका मतलब है कि वो सारी टर्म्स जो है चाहे वो सेम है, मतलब A2 A4 A6 A8 A10 ये सारी इवन नंबर टर्म्स और सारी की सारी 1 है। तो इसका मतलब उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स बिलोंग कर गई। मतलब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूं कि A2 A4 A6 इसी तरह हम चलते जा रहे हैं। और नेबरहुड हमने कौन सा चूज किया हुआ है? नेबरहुड हमने चूज किया है R-1 और R+1, मतलब 1 को सेंटर मानते हुए ये सारी की सारी इनफाइनाइट टर्म्स इस नेबरहुड को बिलोंग कर गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये लिमिट पॉइंट है। इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हैं कि -1 का जो नेबरहुड बनेगा उस नेबरहुड के अंदर A1 A3 A5 A7 ये सारी की सारी -1 के नेबरहुड को बिलोंग कर जाएंगी। तो इसका मतलब है 1 का नेबरहुड भी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंटेन करता है और जो -1 का नेबरहुड है वो भी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंटेन करता है। तो इस सीक्वेंस का -1 और +1 ये दोनों इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ पर ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती और लिमिट पॉइंट्स इसके क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों में आपको फर्क भी वाजे हो गया जी। नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस AN, लेकिन कन्वर्स जो है ना वो इसका होल्ड नहीं करता। इस बात को भी हम समझ लेते हैं। मसलन सीक्वेंस मैंने ये नीचे लिया हुआ है AN = 1 + -1⁻n, मतलब ये सीक्वेंस है मेरे पास AN = 1 + -1⁻n। अब अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 1 - 1 हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये इवन पावर होने की वजह से 1 + 1 होगा, वो 2 बन जाएगा। A3 लेते हैं तो 0 बन जाएगा, A4 लेते हैं तो 2 बन जाता है, अप टू सो ऑन। ये आपके पास सीक्वेंस आ गया। अब इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट बनेगा ना, उस रेंज सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर आप रखेंगे तो वो सिर्फ 2 ही है, एक 0 है और एक जो है वो आपके पास 2 है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट्स, जो रेंज सेट के लिमिट पॉइंट्स होते हैं, इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। वो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होते हैं लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो अब आप इसमें देखें कि ये जो 0 और 2 है, प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने दी -1⁻n वाली, वो भी इसी तरह ही है, वो भी आप मिसाल दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 0 और 2 है ये इसके लिमिट पॉइंट है। क्यों लिमिट पॉइंट है? क्योंकि 0 का नेबरहुड अगर आप लेंगे तो 0 का नेबरहुड इस शक्ल का बनता है -ε और +ε, 0 को सेंटर मानते हुए। अब इसके अंदर
कौन कौन बिलोंग कर जाएगा, इसको जीरो बिलोंग कर रहा है, और जीरो कौन है, फर्स्ट टर्म भी जीरो है, थर्ड टर्म भी जीरो है, तो इसका मतलब है इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स बिलोंग कर गई, तो इसका मतलब है कि जीरो इसका लिमिट पॉइंट है। इसी तरह टू भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, तो जीरो और टू तो इसके लिमिट पॉइंट है। लेकिन ये जो सेट है, ये हमने टोपोलॉजी के अंदर भी ये कंसेप्ट पढ़ा था कि जो फाइनाइट सेट होता है रियल नंबर्स के अंदर, उस सेट के लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये पॉसिबिलिटी है कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट जो होते हैं वो एग्जिस्ट ना करें, जबकि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। तो ये काउंटर एग्जांपल आपके सामने जी। नेक्स्ट एक थ्योरम है कि इफ a point A repeat indefinitely in a sequence AN, then the point is the limit point of the sequence but not the limit point of range। मतलब ये प्रीवियस एग्जांपल्स ही आप देखें, -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन, अगर आप चलते जा रहे हैं, इसके अंदर -1 भी रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, और पॉजिटिव वन भी रिपीट हो रहा है। तो -1 और 1 ये दोनों जो है, ये दोनों इसके लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस के। लेकिन अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ये जो रेंज सेट है उसके ये लिमिट पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि वो एक फाइनाइट सेट बनेगा जी। फर्दर थ्योरम नंबर 2 है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज आल्सो द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। मतलब जो लिमिट होती है ना सीक्वेंस की, वो लिमिट पॉइंट भी होता है। उसको चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसके लिए आप लिमिट मालूम करते हैं, तो वो जो लिमिट होती है वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी होता है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब ये है कि अगर किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस की लिमिट भी हो। नीचे मैंने इसकी काउंटर एग्जांपल्स और फेवरेबल एग्जांपल्स दोनों लिखी हुई हैं। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, तो अब हमने इसको देखा था कि इसकी जो लिमिट है वो जीरो निकलती है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अगेन, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है और सीक्वेंस है मेरे पास 1/n, तो इसकी जो लिमिट है ये जीरो निकल आई। अब ये जो जीरो है ये इस सेट का लिमिट पॉइंट भी है। लिमिट पॉइंट कैसे है, देखें यहाँ पर अगर आप इस सीक्वेंस को रियल लाइन के ऊपर बनाते हैं, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और ये आपके पास 0 है। यहाँ पर ये हाफ आएगा और इधर 1/3 आएगा। जैसे नंबर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, n की वैल्यू बढ़ते, हम 0 के पास पहुंचते चले जाते हैं। अब इस 0 का अगर आप नेबरहुड बना लेते हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो सीक्वेंस की हैं वो इस नेबरहुड में आ जाएंगी। तो 0 जो है ये आपके पास इसका लिमिट पॉइंट भी है और लिमिट भी है। अब नीचे देखें, ये जो सीक्वेंस है -1 और 1 इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इसकी लिमिट्स नहीं है सीक्वेंस की, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास उसकी काउंटर एग्जांपल आ गई कि लिमिट पॉइंट लाजमी नहीं है कि सीक्वेंस की लिमिट भी हो, लेकिन जो लिमिट होगी वो ऑलवेज लिमिट पॉइंट होगा जी। नेक्स्ट आपके पास है बोल्जानो-रेस्ट्रेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस थ्योरम की डिफरेंट आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। सेट थ्योरी के अंदर भी बोल्जानो BW थ्योरम भी इसको बोलते हैं, उसके अंदर मौजूद है। सीक्वेंस में भी सीक्वेंसेस के अंदर भी इसकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। तो सेट के अंदर भी ये इसी तरह से डिफाइंड था कि एवरी बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर भी एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट, मैं सेट थ्योरी में जो था वो लिख देता हूँ यहाँ पे। सेट थ्योरी के अंदर हम इसको इस तरह से स्टेट करते हैं कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट every bounded infinite set has a limit point। जी,
ये हमने सेट थ्योरी के अंदर इसकी ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी। अब यहाँ पर सीक्वेंसेस के लिए है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। हर एक जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है उसके उसका लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। जैसे आप कोई भी सीक्वेंस ले लें, ये सीक्वेंस ले लें 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। तो अब ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0 है, तो इसका जरूर लिमिट पॉइंट जो है वो लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेगा। जी, थ्योरम नंबर 4 है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद अ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। अच्छा, पहले हमने ये पढ़ा था कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है ना, वो लाजमी नहीं होता कि कन्वर्जेंट हो। मे बी कन्वर्जेंट, मे नॉट बी कन्वर्जेंट, लेकिन इसकी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि बाउंडेड के साथ साथ अगर वो मोनोटोनिक भी होगा ना तो फिर वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो उसकी एक और कंडीशन बता रहा है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस जिसके लिमिट पॉइंट जो है वो सिंगल लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट ना करें, तो फिर वो कन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप ये ले ले, an इज इक्वल टू -1⁻n। अब इसके लिमिट पॉइंट्स कितने हैं? इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं, एक -1 है और एक +1 है। तो इसके दो लिमिट पॉइंट्स होने की वजह से ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट होता, एक सिंगल लिमिट पॉइंट होता, तो फिर वो सीक्वेंस जो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता। जी, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 5 है, सीक्वीज थ्योरम भी इसको बोलते हैं और सैंडविच थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ये आपने कैलकुलस के अंदर भी पढ़ा। सैंडविच थ्योरम ये सीक्वेंसेस के अंदर भी होता है कि अगर आपके पास 3 सीक्वेंस है an, bn और cn, इनमें से an स्मॉलर है, cn लार्जर है और bn इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ये जो उसकी बाउंड्रीज के ऊपर दोनों सीक्वेंसेस हैं an, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट l हो और दूसरे एंड पर जो सीक्वेंस है cn, इस cn की लिमिट भी l हो, तो जो दरमियान वाला सीक्वेंस है bn, तो फिर इसकी लिमिट भी l होगी। साइडों पर जो दोनों सीक्वेंसेस मौजूद हैं, स्मॉलर सीक्वेंस और लार्जर सीक्वेंस, जो इन दोनों की लिमिट होगी वही आपके पास l की लिमिट भी होगी। जी, फर्दर यहाँ पर लिमिट के कुछ थ्योरम्स हैं, ये भी हमने पहले फंक्शंस के अंदर जो पढ़े थे उसी तरह के ये हैं कि अगर an सीक्वेंस की लिमिट a हो और bn की b हो, तो इनके जो सम की लिमिट होती है वो इनकी लिमिट्स के सम के बराबर होती है। इनके जो डिफरेंस की लिमिट होती है वो इनके लिमिट्स की जो डिफरेंस है उसके इक्वल होती है। इन सीक्वेंसेस के प्रोडक्ट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है इन दोनों लिमिट्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इसी तरह ये क्वोशंट के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी होती है कि जो डिनोमिनेटर में सीक्वेंस होता है इसकी लिमिट जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। इसी तरह जो सीक्वेंस का स्क्वायर सीक्वेंस है वो उस लिमिट के स्क्वायर को अप्रोच करता है। स्क्वायर रूट वाला जो सीक्वेंस है वो उसके लिमिट के स्क्वायर रूट को अप्रोच करेगा। और इसी तरह ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो थ्योरम है ये भी लिमिट के लिए होल्ड करता है। जी, फर्दर आपके पास थ्योरम है कि अगर an और bn आर टू सीक्वेंसेस, ये हमारे पास दो सीक्वेंसेस है और an माइनस bn की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये लेस देन 1/n है, तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है देन बोथ द सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट्स। फिर ये दोनों जो होंगे ये सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगे।
जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि r रेज टू पावर n है और r पर कंडीशन ये है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, मतलब r जो है ये -1 और 1 इसको बिलोंग करता है। इस इंटरवल को अगर r बिलोंग कर जाए तो फिर इसकी कोई भी नेचुरल पावर जब आप लेंगे तो उसकी लिमिट जो है वो 0 होगी, लेकिन अगर r ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा तो फिर ये सीक्वेंस जो है ये डाइवर्जेंट होगा। इसी तरह ये a रेज टू पावर 1 ओवर n है। अब ये पावर में n आ जाए या ये थ्योरम नंबर 4 है, इसके लिए हम तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं लॉग वाला। मतलब हम सपोज कर लेते हैं कि a n आपके पास है n रेज टू पावर 1 ओवर n, तो इसकी अगर आप लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसके दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग का इस्तेमाल करते हैं, अगर n रेज टू पावर n आ जाए, n रेज टू पावर 1 ओवर n आ जाए, ठीक है, इस तरह के जितने भी होंगे उनके लिए आप ये लॉग वाला मेथड यूज करके इस लिमिट को इवेलुएट कर सकते हैं। जी ये 1 ओवर n आ जाएगा और नेचुरल लॉग a n इज इक्वल टू, ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके 1 ओवर n को आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो नेचुरल लॉग n आ जाएगा। जी फर्दर इसमें अगर दोनों साइडों पे लिमिट ली जाए तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a नेचुरल लॉग a n, इस तरफ भी आपके पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और नेचुरल लॉग n ओवर n। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म बन जाती है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर डिलॉफ्टल रूल अप्लाई कर देते हैं। जब डिलॉफ्टल रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास जो डेरिवेटिव है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 ओवर n आ जाएगा और नीचे वाले का 1 आएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगी। अब इस लॉग को खत्म करने के लिए दोनों तरफ जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये लिमिट जो है a n की वो e रेज टू पावर 0 होकर 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये थर्ड थ्योरम जो है और फोर्थ थ्योरम जो है, पावर में जब n आ जाए तो हम इनकी लिमिट्स जो है वो इस तरीके से मालूम करेंगे। ये फर्दर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा। ये बेसिकली इसके ऊपर भी आप डिलॉफ्टल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बनेगा, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले तो 3 आ जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 आएगा। तो डायरेक्ट भी आप इसकी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और नीचे जैसे सॉल्व किया हुआ है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फर्दर एग्जांपल आपके पास ये है तो इसमें आप इसको रैशनलाइज कर देते हैं। n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस n है तो आप प्लस n लेकर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये n स्क्वायर कैंसिल आउट करने के बाद ये लिमिट आप ये तो 1 ओवर 2 बन जाएगा और 1 ओवर n जो है ये 0 को अप्रोच करने की वजह से इसका आंसर जो है वो 0 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर ये एग्जांपल भी देखें। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये दिया हुआ है कि a लेस देन b है, तो दोनों तरफ अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो a b लेस देन 1 हो जाता है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट जहन में रखें कि a ओवर b चूंकि लेस देन 1 है तो इसकी जो पावर लेंगे n और फिर इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे तो अभी वो r वाले केस में हम पढ़ चुके हैं कि ये 0 को अप्रोच कर जाता है। अब इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में a रेज टू पावर b रेज टू पावर n से डिवाइड कर दिया, ये भी 0 को अप्रोच कर जाएगा, ये भी 0 को, और आंसर आपके पास b आ जाता है। जी ये भी प्रीवियस की तरह इसको भी आप रैशनलाइज करके कर लें। अच्छा यहाँ पर ये जो रिकर्सिव रिलेशन की फॉर्म में दिया हुआ, तो रिकर्सिव रिलेशन में आपने ये तरीकाकार इस्तेमाल करना है कि जो लिमिट x n की होगी वही लिमिट x n प्लस 1 की होगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये लिमिट जो l है और जो रिकर्सिव रिलेशन दिया हुआ उसमें लिमिट अप्लाई करके
इसको इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये एल की वैल्यू